ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कर दे, तू कर दे मेल। ठीक है, ओके। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भाई सभी के? चंदन कुमार, दीपक कुमार, ओमीपाल, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अच्छा भाई, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नो साउंड बोल रहा है कृष्ण यादव, आदेश कुमार यादव, रोशन। अब आपको आवाज़ आ रही होगी भाई, ऐसे मत बोलो। आवाज़ आ रही है ना सभी को? हेलो हेलो हेलो, 1 1 1 2 2 2, एक बार बताना भाई। स्वदेश, दीपक, आदेश, सभी बच्चे एक बार मुझे बताएंगे कि आप वॉइस आपको साफ आ रही है कि नहीं, क्या मैं आपको साफ दिख रहा हूँ, आवाज़ कैसे आ रही है? इंदल सिंह, स्वदेश सिंह, फटाफट बताइए आप। बढ़िया भाई दीपक, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ। तो आज बच्चे हम जो फिजिक्स स्पेशल 4 बैच है अपना, ये इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेंस एंड मिरर। और अपने जो बच्चे साइंस 10 और फिजिक्स 3 वाले हैं, उनका भी लेंस और मिरर रहता है, तो उन्हें भी मैं करा रहा हूँ। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे लेंस और मिरर को। आप कोई भी एग्जाम दें तो सबके लिए कंप्लीट रहेगा ये, अलग अलग नहीं पढ़ना, ठीक है? तो इसमें मैं पहले आपको इमेज के बारे में बताऊंगा सारी बातें, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिरर में और लेंस में। देखो, दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं लेंस और मिरर में। एक क्वेश्चन आता है बच्चे कि किस मिरर का हम यूज कहाँ करें। वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी में साइड वाला मिरर कौन सा होता है, डेंटिस्ट कौन सा यूज करता है। तो वो एक तो हो गया यूज, जो उपयोग पूछता है वो। दूसरा बच्चे जो आपसे पेपर में पूछता है वो क्वेश्चन आता है कि लेंस और मिरर वाले केस में आपसे पूछ लेगा पेपर में कि भैया बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो जब मैं कराऊंगा तो आपको पता चल जाएंगे। वो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है न्यूमेरिकल। तो 3 पार्ट में से हमें बांटना है। तो पहले चैप्टर का हम नाम लिखेंगे। चैप्टर का नाम है लेंस एंड मिरर्स, लेंस एंड मिरर्स। हिंदी में लिखेंगे लेंस और दर्पण, लेंस और दर्पण, ठीक है? तो लेंस और मिरर, तो लेंस और मिरर। तो इसमें बच्चे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिरर से। तो सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे कनकेव मिरर अवतल दर्पण। पहले हम पढ़ने वाले हैं कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है? तो पहला हमारा कनकेव मिरर है। अच्छा बच्चे, कनकेव मिरर पढ़ाने से पहले साउंड आ रहा है? ठीक है, रोशन जी, संजय कुमार, ओके। कनकेव मिरर पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी कुछ बातें हम देख लेते हैं। मिरर जो हमें हमारे जो काम आएंगी कुछ बातें मिरर संबंधित, उसे बड़ा ध्यान रखना है। और शुरू के 5-10 मिनट बहुत ही पेशेंस के साथ सुनेंगे, समझेंगे। तो फिर आपके लिए इमेज कैसे कैसे बनती है, कोई दर्पण के सामने अगर ऑब्जेक्ट कितना दूर है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों वाली बात हो जाएंगी। पर थोड़ा सा सब्र के साथ समझना है। देखो, पहले मैं मिरर के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। तो कनकेव का ही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। बच्चे, कनकेव मिरर हम कुछ ऐसे बनाएंगे। अच्छा, मिरर में ध्यान रखना कि मिरर का एक हिस्सा होता है पॉलिश्ड, यानी मिरर का एक हिस्से को हम सिल्वर कर लेते हैं, पॉलिश्ड। देखो बच्चे, लेंस में और मिरर में फर्क समझना आप। जो मैंने चश्मा लगा रखा है ना, ये ट्रांसपेरेंट है। इसके मैं देखो आर पार देख सकता हूँ, इसके मैं आर पार देख रहा हूँ। तो ये हो गया बच्चे लेंस। तो जो मिरर होते हैं ना, उसमें मिरर में विजय जी हम एक तरफ पॉलिश कर लेते हैं सिल्वर की। तो एक हिस्सा हम कर लेते हैं सिल्वर। तो सिल्वर की पॉलिश करने से फायदा क्या होगा कि मिरर का जब इससे भी हम पॉलिश कर लेंगे बच्चे, तो ये बन जाएगा अपारदर्शी, यानी आप इसके आर पार तो देख नहीं पाएंगे फिर आप। तो लाइट जो होती है ना, प्रकाश जो होता है, लाइट केवल उसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकती है, प्रकाश केवल उसी सतह से परावर्तित हो सकता है जो सरफेस बच्चे आपका अपारदर्शी हो, जो ओपेक हो। ट्रांसपेरेंट अगर कोई चीज मिल गई ना, तो लाइट उसके अंदर घुस जाती है। मान लो लाइट हवा से चल रही है, उसे पानी मिल गया, पानी ट्रांसपेरेंट है, लाइट उसके अंदर घुस जाएगी। लाइट चल रही है हवा से, उसे मिल गया कांच, तो कांच ट्रांसपेरेंट है, लाइट उसके अंदर घुस जाएगी। डायमंड ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर घुस जाएगी। तो लाइट हमेशा क्या करती है, पारदर्शी माध्यम के अंदर तो चल सकती है लाइट, लेकिन लाइट को मिल जाए अपारदर्शी माध्यम, जैसे कि पत्थर, लकड़ी, कोई मिरर, तो लाइट उस पर टकरा के रिफ्लेक्ट, परावर्तित होती है। तो जो मिरर होते हैं बच्चे हमारे, ये रिफ्लेक्शन के नियम पर काम करते हैं, ये परावर्तन के नियम पर काम करते हैं। इन परावर्तन के नियमों को भी हम आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहो तो आप एक लाइन साइड में लिख सकते हैं कि मिरर्स, मिरर्स
वर्क ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में लिखेंगे दर्पण परावर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं, दर्पण परावर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं, पर कार्य करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो दर्पण है वो परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। इन परावर्तन के नियमों को भी हम पढ़ेंगे कि परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि मिरर की खास बात क्या है कि लाइट उस पर टकराकर रिफ्लेक्ट परावर्तित होगी, लाइट उसके आर पार नहीं गुजर सकती, क्योंकि मिरर जो है वो अपारदर्शी है, वो ओपेक है। लाइट को अगर एक से दूसरे मीडियम के अंदर घुसना है तो मीडियम बच्चे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होना चाहिए। ठीक, अब मैंने कहा कि इस एक लाइन को मैंने लिखा साइड में, उसे हम भूल जाते हैं। ये बच्चा मेरे पास में क्या, कनकेव मिरर। अब ध्यान रखना कि हमारा जो सिलेबस है ना उसमें होते हैं स्पेरिकल मिरर, गोलाकार दर्पण। आप कहोगे सर स्पेरिकल मिरर होते हैं, पर आप तो यहाँ कनकेव लिख रहे हो। देखो बच्चे हम दो मिरर पढ़ेंगे, एक कनकेव और एक कॉन्वेक्स, एक अवतल और एक उत्तल। ये दोनों स्पेरिकल मिरर ही हैं। स्पेरिकल मिरर का मतलब ये होता है जो किसी स्पेयर, किसी गोले में से काट के बनाया जाए। मान लो कि आपके पास में एक स्पेयर है, गोला है, आपने उसका एक हिस्सा कट कर दिया, कट कर दिया। अब इसे अब यहाँ से ध्यान से फील करना, इसे मान लो कि आपके पास में गोला है, ठीक है, गोला कांच का गोला है ये, इसने आपने इसका एक हिस्सा कट किया, तो वो हिस्सा आपको ऐसा तो दिखाई देगा। तो बोर्ड पे जब मैं उसे बनाऊंगा तो मैंने उसे ऐसे बनाया और बाहर वाले हिस्से पे पॉलिश कर दी। तो अगर मैं उल्टे सी का आकार बनाऊंगा इस बोर्ड पर तो समझ जाना कि मैं कनकेव मिरर को बना रहा हूँ। रिंकू हेलो, विजय कुमार कह रहे हैं मेरी पहली क्लास है, बहुत बस सबकी पहली क्लास है भाई है। तो ये बच्चे अपना हो गया कनकेव मिरर। अब यहाँ पे बड़े ध्यान समझना कि इस कनकेव मिरर में का जो इसका मिड पॉइंट है, ये इसे बच्चे हम बोलते हैं पी। और इन सबके आपको मतलब ये ध्यान रखना है कि पी का मतलब होता है पोल ध्रुव। ये हो गया आपका पोल ध्रुव, ये जो मैंने इसका मिड पॉइंट लिया। अब बच्चे बड़े ध्यान समझना, ये मेरे पास एक कनकेव मिरर अवतल दर्पण है। अगर मैं इस कनकेव मिरर के ऊपर, इस अवतल दर्पण के ऊपर कुछ प्रकाश की किरणें डाल दूं बिल्कुल पैरेलल समांतर, कुछ प्रकाश की किरणें डाल दूं बिल्कुल पैरेलल, देखो ये रह गई और ये रह गई। तो बच्चे अगर आपने इसके ऊपर प्रकाश की किरणें डाल दी बिल्कुल पैरेलल समांतर, तो कनकेव मिरर करता क्या है कि जो भी प्रकाश की किरणें, जो भी रे ऑफ लाइट इसके ऊपर टकराएंगी, उन सब किरणों को ये एक ही जगह इकट्ठा करता है, एक जगह। और जिस पॉइंट पे सारी किरणें बच्चे इकट्ठी होंगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। तो मुझे क्या पता चला कि फोकस कौन सा पॉइंट है। अगर किसी कनकेव मिरर अवतल दर्पण के ऊपर आप प्रकाश की किरणें डालेंगे तो कनकेव मिरर उन सारी किरणों को, उन सारी प्रकाश की किरणों को एक ही जगह इकट्ठा करने की कोशिश करता है। और वो एक ही जगह इकट्ठा कर रहा है तो जिस पॉइंट पे इकट्ठा करेंगे उसे हम बोलेंगे फोकस। तो मैं इस क्लास में जब एफ लिखूंगा तो एफ का मतलब होगा फोकस। अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर बात पता चली क्या, कि अगर कनकेव मिरर के ऊपर प्रकाश की बिल्कुल पैरेलल समांतर किरणें फेंके जाएं तो ये इन किरणों को एक ही जगह इकट्ठा करता है। ऐसा नहीं करेगा कि किरणें टकराई तो उन्हें फैला दे, इन्हें इकट्ठी कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो कनकेव मिरर को बच्चे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करने वाला इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। हिंदी में इसका नाम बनता है अभिसारी दर्पण। और हिंदी वाले बच्चे याद रखना, अभिसारी के साथ में आप कन्वर्जिंग शब्द जरूर लिख लेना, वरना बाद में भूल जाओगे कि अभिसारी का मतलब क्या होता है। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्ज करना, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना। सर एग्जाम डेट आ गई है, करेक्शन फॉर्म भी नहीं आया है। करेक्शन किस लिए आएगी, अब तो एग्जाम डेट आ गई, करेक्शन वरेक्शन कुछ नहीं, फॉर्म तुमने भर दिया, कुछ करेक्शन नहीं होता। जब तुमने फॉर्म भर दिया कौन सा करेक्शन है। अंकित कुमार यादव हेलो सर, माई फर्स्ट लाइव क्लास, ओके। दिलीप गुड आफ्टरनून। और मेरी क्लास बच्चे 1 बजे से तो 1 बजे तक टाइम से आना है क्लास में, लेट नहीं करना। पी के आनंद गुड आफ्टरनून। कटक क्वालिटी सही नहीं आ रहा है सर, क्वालिटी सही नहीं आ रहा, थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही है आपको, लो थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दी मैंने, देखना आप सही लग रहा है क्या। अब बताओ कि ब्राइटनेस थोड़ी मैंने कम की है, अब ठीक दिख रहा है क्या, अब बताइए। ठीक है, अभी फर्स्ट एग्जाम दे के निकले, अच्छा तभी सोच रहा हूँ कि बच्चे आज थोड़े से कम क्यों हैं, लाइव में एग्जाम है बच्चों का आज। विजय कुमार कह रहे हैं मेरा ग्रुप डी का फॉर्म कैंसिल हो गया, तो विजय आपने सही से फॉर्म भरा नहीं होगा। नेवर में गुड आफ्टरनून।
चलो मैं थोड़े से ब्राइटनेस कम कर दी अगर किसी को ज़्यादा लग रही थी। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूँ, कुछ बच्चे लेट आए हैं। एक तो भाई टाइम से आना, लाइव क्लास में रिपीट करना अच्छा सा नहीं लगता है ऐसे, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि बच्चे आज हम क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं मिरर। तो मिरर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉनकेव मिरर से, अवतल दर्पण से। और कनकेव मिरर के बारे में मैंने एक बात बताई आपको कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, इसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। कनकेव मिरर कैसा होता है बच्चे? कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण। ठीक है सर, आपने अतुल को अंकित पढ़ लेनी, अतुल कुमार यादव तुम्हारा नाम अलग है, अंकित यादव भी है, दोनों नाम के बच्चे हैं। ठीक है ओके। पीकांत गरा सर, आज मेरा फर्स्ट गार्ड का एग्जामिनेशन है भाई, बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट, गुड लक, बढ़िया दे के आना। जिसान अंसारी गुड आफ्टरनून। देखो अब बच्चे कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग इसलिए कहा, अगर आप इस कनकेव मिरर के ऊपर प्रकाश की बिल्कुल पैरेलल रेज डालेंगे, बिल्कुल समांतर किरणें डालेंगे, तो सारी प्रकाश की किरणों को एक ही जगह इकट्ठी करता है, एक ही जगह। तो जिस पॉइंट पर सारी प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठी होंगी उसे बच्चे हम कहते हैं फोकस, वो हमारे लिए कहलाता है फोकस। ठीक है अच्छा, दूसरी चीज, अब यहाँ पे एक बच्चे का डाउट बन सकता है आपके मन में कि जी बताओ कि आपको पता कैसे चला कि जब प्रकाश की किरणें बिल्कुल पैरेलल टकराएंगी, बिल्कुल पैरेलल टकराएंगी कनकेव मिरर के ऊपर, तो लाइट को कन्वर्ज ही करेगा, ये लाइट को डाइवर्ज नहीं करेगा, प्रकाश की किरणें फैलाएगा नहीं, ये आपको पता कैसे चल रहा है? तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो ये मुझे पता कैसे चला, यहाँ देखना बच्चे, ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है। ठीक है अभी मैंने बताया, जो बच्चे शुरू से बैठे हैं कि मिरर है, तो एक उसका एक हिस्सा हम सिल्वर कर देंगे, सिल्वर की पॉलिश कर देंगे इसके ऊपर हम। ये अब इसका मिड पॉइंट है, इसे मैंने बोला पोल ध्रुव। अब बच्चे बहुत ध्यान से बात को समझना कि जो मिरर मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, किस मिरर को एक गोले में से काटा गया, स्पेयर में से। तो बच्चे में से पूरा गोल कर दूं तो गोले का तो एक सेंटर आएगा, तो मैंने मान लिया कि सेंटर यहाँ पे बन रहा है, ये सेंटर है, सेंटर। ठीक अब थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है सर, पहले पिछली क्लास कंप्लीट करें क्या? वो पिछली क्लास नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नया चैप्टर है जिसानी है। ठीक है चलो, बिल्कुल एंड से में चल रहा है, साइंस 10 चंदन कुमार। यहाँ देखो अब बच्चे बात को समझना, अब मैं देखना चाहता हूं कि आपको टीचर ने कितना ज्योमेट्री पढ़ा है, ज्योमेट्री की आपको कितनी समझ है। देखो ये बच्चे आपका सेंटर है मान लो सर्कल का, अगर मैं सेंटर पे बच्चे एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा खींच लूं, स्पर्श रेखा समझते हैं आप? वो रेखा जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे उसे हम बच्चे बोलते हैं टेंजेंट स्पर्श रेखा। तो आपके मैथ के टीचर ने बताया होगा कि अगर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की किसी भी सर्कल पे, तो सेंटर से आप जो बच्चे लाइन डालेंगे ना टेंजेंट के ऊपर, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऐसे अगर आप यहाँ पे एक टेंजेंट यहाँ खींच लें, एक टेंजेंट मान लो ये खींच लिया आपने, सेंटर से बच्चे आप इस टेंजेंट पे एक लाइन डाल दें तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो सेंटर से डाली गई लाइन टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई मेरे पास में एक सेंटर है और इस सेंटर से मैंने बच्चे एक लाइन डाली यहाँ पे, तो आप सभी को पता है अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट मान लूँ कि एक टेंजेंट है, छोटी सी स्पर्श रेखा है, तो बनेगी नहीं खैर ये। ऐसे मान लो कि यहाँ पे एक टेंजेंट है, थोड़ा हाँ बन गया थोड़ा माहौल, यस गुड। ठीक है तो बच्चे कितना एंगल बनेगा? ये 90 डिग्री का। तो मैं आपसे क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो बच्चे सेंटर से मैंने लाइन डाली, ये कन के मिरर पे कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। और आप याद करो, आपने अगर छोटे बहुत, अगर आपको हल्का फुल्का सा याद हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम अगर किसी बच्चे को याद है, तो आपने पढ़ा होगा कि बच्चे प्रकाश की किरण आई, ये मिरर पर टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई। ठीक है और ये बीच में हम खींचते थे नॉर्मल अभिलंब, पढ़ा है 10th क्लास में सभी ने। तो ये बच्चे आपकी है इंसिडेंट रे, आपतित किरण, आपतित, ये आपकी परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, ये है आपका नॉर्मल अभिलंब। तो नॉर्मल वो लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए सरफेस से। तो यहाँ पे आप देख लो कि बच्चे जो मैंने सेंटर से लाइन डाली, तो सेंटर से जो लाइन डलती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप क्या इस लाइन को क्या बच्चे मैं नॉर्मल नहीं कह सकता क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल नॉर्मल कह सकते हो। नॉर्मल का मतलब ही होता है कि जो 90 डिग्री के एंगल पर टकराए, तो इसे मैं कह सकता हूँ अभिलंब। सब बच्चे बड़े ध्यान समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। और एक खास बात जो बच्चे भूल जाते हैं वो ये है
उसमें कमेंट करो तुम, सुनेगा। रिफ्रेश कर लो भाई एक बार सब बच्चे। बोल दे रहे हो क्या हुआ? हो गया? ठीक है, चलो एक बार रिफ्रेश कर लो सब बच्चे। वहीं से स्टार्ट होगी ना, ये कैसे होगी फिर, या अब यहाँ से हो जाएगी? अच्छा ठीक है, ओके ओके, आ गया आ गया आ गया, ठीक है चलिए। अच्छा एक बार सब बच्चे भाई रिफ्रेश कर लो, ये बीच में कुछ शायद टेक्निकल कुछ इशू हो गया था, ठीक है, नेट वगैरह की वजह से। अब शायद सही चल रहा होगा। ठीक है, चलो दोबारा समझेंगे बात को। भाई मैंने आपसे कहा कि ये हमने कॉनकेव मिरर लिया, मैं दोबारा बता देता हूँ फटाफट स्पीड से, आप मुझे बताना अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो। मैंने कहा बच्चे मेरे पास में कॉनकेव मिरर है, इसके ऊपर बच्चे मैंने प्रकाश की किरणें डाल दी बिल्कुल पैरेलल समांतर। तो मैंने कहा कि कॉनकेव मिरर क्या करता है, सारी रे को, सारी प्रकाश की किरणों को एक ही जगह इकट्ठा करता है। जिस पॉइंट पर वो इकट्ठा करेगा उस पॉइंट को बच्चे हम फोकस कहते हैं। जिस पॉइंट पर सारी किरणें इकट्ठी होंगी उस पॉइंट को बच्चे हम कहते हैं फोकस। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर ये लाइट को कन्वर्ज करता है तो इस पॉइंट लिख लेंगे कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है। उसके बाद मैंने आपसे बोला कि भाई ये कन्वर्ज ही लाइट को क्यों कर रहा है, मुझे पता कैसे चला। तो उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, शायद यहाँ पे क्लास रुक गई थी। तो मैंने आपसे बोला था कि लाइट को कन्वर्ज करता है, मुझे पता ऐसे चला कि बिल्कुल, अगर आपने पढ़ा होगा बचपन में 9th-10th क्लास में कि आपके पास में एक प्लेन मिरर है, एक समतल दर्पण है, इसके ऊपर आके लाइट टकराई बच्चे और टकरा के चली गई। जो रे आई उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। जो टकरा के गई उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। और बीच में हम एक लाइन खींचते हैं उसे हम बोलते हैं नॉर्मल अभिलंब। ये नॉर्मल क्या है, जो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो लाइट जिस एंगल पे आती है ना नॉर्मल से, उसी एंगल पे जाती है। सबको पता है कि प्रकाश की किरण अभिलंब से जिस कोण पर आएगी उसी कोण पर जाएगी। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपतित किरण इस तरफ है तो परावर्तित किरण इस तरफ होती है नॉर्मल के। तो इस बात को बच्चे भूल जाते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे अगर इस तरफ है तो रिफ्लेक्टेड नॉर्मल के इस तरफ होगी। फिर मैंने बच्चों को बोला कि आपके मैथ के टीचर ने बताया होगा कि सर्कल में अगर आप सेंटर से कोई लाइन डाल देंगे टेंजेंट स्पर्श रेखा के ऊपर तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये मेरा बच्चे कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर का सेंटर है, तो सेंटर से मैं जो भी लाइन डालूंगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी सरफेस के साथ में। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर कोई लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मैं उसे नॉर्मल कहूंगा अभिलंब, तो आप समझ गए कि अगर लाइट नॉर्मल से आई एंगल पे आई, जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे जाएगी। अगर आने वाली रे नॉर्मल के इस तरफ है तो जाने वाली इस तरफ होगी। इसलिए मैंने कहा कि अगर रे आने के बाद अंदर की तरफ घुसेगी, ना कि टकरा के बाहर की तरफ जाएगी। तो उसी चीज को बस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको कि मान लो ये मेरा सेंटर है, सेंटर से मैंने एक लाइन डाली, ये लाइन अभिलंब की तरह काम करेगी, नॉर्मल की तरह। सेंटर से लाइन डाली, ये भी नॉर्मल की तरह काम करेगी। ये अगर बच्चे आपकी इंसिडेंट रे है नॉर्मल के इस तरफ तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ होगी। ऐसे बच्चे अगर ये नॉर्मल के इस तरफ है तो इस तरफ होगी। यहाँ तक का क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, वो टाइम खराब कर लिया हमने अपना। चलो इसे भी मिटाई दो। अब बच्चे मुझे यहाँ तक ये पता चल गया है कि ये मेरा अपना ये फोकस है और ये क्या है, सेंटर। और आपको याद रखना है कि फोकस से लेके पोल के बीच तक की जो दूरी है इसे हम लिखेंगे स्मॉल एफ। पोल से फोकस तक की दूरी को लिखेंगे हम स्मॉल एफ। ये हमारी कहलाएगी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है बच्चे, फोकस तक की दूरी। ये हमारी कहलाएगी फोकल लेंथ, फोकल दूरी। अच्छा दूसरी चीज बच्चे, आपको पता है कि ये मान लो मेरे पास सर्कल है, तो सेंटर से लेके ये जो परिधि है सरकमफ्रांस, यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस। तो सेंटर से लेके यहाँ तक की जो बच्चे डिस्टेंस है ये हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कैपिटल आर को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्व की रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर
इसे बच्चे हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, ये कहलाएगी हमारी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे देखो बच्चे, आपको ध्यान से क्या समझना है, जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है उन्हें केवल इतनी ही बात समझनी है कि फोकस तक की दूरी जो होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है, सेंटर तक की जो दूरी होगी वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, और ये जो सेंटर है ना ये फोकस से डबल दूरी पे है। अगर फोकल लेंथ 5 मीटर है तो सीधा समझ जाना कि रेडियस 10 होगी, या पेपर में रेडियस 10 दे दे तो फोकल लेंथ कितनी होगी 5। तो आपको एक रिलेशन याद रखना है कि जो रेडियस होती है ये फोकल लेंथ की आधी होती है। ये शायद ये रिलेशन अभी पिछले वाले एनडीए के एग्जाम में भी आया है कि जो रेडियस है और जो फोकल लेंथ है इनमें संबंध क्या है। तो जो कनकेव मिरर है या कोई भी जो मिरर होता है उसमें रेडियस जो है वो फोकल लेंथ की आधी होगी, चाहे मेरा कनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स हो। स्फेरिकल मिरर के लिए याद रखेंगे रेडियस जो होगी वो फोकल, अरे रेडियस क्या गलत लिख दिया मैंने, आई एम रियली सॉरी, यानी कि जो फोकल लेंथ होगी वो रेडियस की आधी होगी, फोकल लेंथ जो होगी वो रेडियस की आधी, यानी अगर रेडियस 10 है तो फोकल लेंथ 5 है, या आप ये भी कह सकते हैं कि रेडियस फोकल लेंथ की डबल होगी। तो ये रिलेशन अभी पेपर में आया है थोड़े दिन पहले ही, ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक की बात सभी को, आ गया सभी को समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब मैंने देखो बच्चे यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, इन सारे शब्दों को आपको याद रखना है। जब भी मैं पी लिखूंगा तो पी का मतलब है कि इस मिरर का मिड पॉइंट मध्य बिंदु, उससे बच्चे मैं क्या बोलूंगा पोल ध्रुव। इससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट होगा एफ, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे फोकस, हिंदी में भी इसका नाम फोकस होगा। फोकस का मतलब ये है कि वो पॉइंट अगर रे प्रकाश की किरणें कनकेव मिरर पे पैरेलल डाल दें तो सारी की सारी किरणें जहां पर इकट्ठा होंगी उसे बच्चे बोलते हैं फोकस। अच्छा, फिर एक बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा सेंटर, सी का मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, यानी कि सी जो है हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र है। इसका मतलब है कि जो मेरे पास ये कर्व है इसे अगर मैं पूरा गोल कर दूं तो उसका एक सेंटर बनेगा, तो ये है सेंटर बच्चे, इस कर्व का सेंटर हो गया ये सी, ये एफ हो गया फोकस, पी हो गया पोल। फिर मैंने आपसे बोला कि फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगी, सेंटर तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। फिर मैंने क्या बोला आपसे कि फोकल लेंथ रेडियस की आधी है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, फिर वरना मैं सीधे काम की बात पाने वाला हूँ। क्लियर, ओके वेरी गुड, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसी चीज को मैं अब यहाँ पे बना देता हूँ एक बार आपके लिए, बहुत ध्यान से समझना। ये बच्चे आपका कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ये उसका हो गया बच्चे पोल, ये क्या बना बच्चे फोकस, ये क्या बना बच्चे आपका सेंटर। अगर बच्चे मिरर से मैं बहुत ही दूर खड़ा हो जाऊं, बहुत ही दूर, तो इस बहुत दूर वाले पॉइंट को मैं बोलूंगा इन्फिनिटी अनंत, इसे हम क्या बोलेंगे, ये सिंबल है अनंत का, इन्फिनिटी का। ये आपको बता रहा है कि आप मिरर से बहुत दूर हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये पोल मैंने आपको बता दिया मिड पॉइंट है मिरर का, इससे कुछ दूरी पे होगा फोकस फोकस, और इसे अगर ये 5 मीटर है तो डबल दूरी पे क्या होता है बच्चे सेंटर, और बहुत दूर क्या होता है हमारा इन्फिनिटी, ठीक है वेरी गुड। अब यहाँ पे एक चीज और लिख लेंगे पीछे की तरफ कि जो बच्चे आपने ये सेंटर फोकस और पोल को जो लाइन मिला रही है, ये सेंटर फोकस और पोल को जो लाइन मिला रही है ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसे बच्चे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, ये हमारी कहलाती है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस ये कहलाती है हमारी मुख्य अक्ष, ठीक है। चलो अब यहाँ आ जाओ, अब समझना, देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आते हैं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आते। एनडीए वाले बच्चे खास तौर से फोकस करें, एनडीए सीडीएस सीएपीएफ वाले बच्चे, रेलवे वाले, एसएससी में भी खैर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पर एसएससी में जनरली यूज ज्यादा पूछता है वो। अब देखो बच्चे, दिक्कत बच्चों को कहाँ पे आती है क्वेश्चन में, वो आपसे कह देगा कि कनकेव मिरर है अवतल दर्पण, अगर इस कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर रखा हो, मान लो कनकेव मिरर का जो फोकस है वो मान लो कि 5 मीटर बन रहा है, तो कोई वस्तु ठीक 5 मीटर दूर खड़ी होगी हो, तो कनकेव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उल्टा होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, कैसा होगा बताओ। या आपसे क्या देगा कि कॉनकेव मिरर के सामने एक वस्तु सेंटर पर रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
यह वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी है, या फोकस और सेंटर के बीच में है, या मिरर से बहुत दूर है, अनंत पे है, या सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है। तो आपके पास बच्चे अगर आप ध्यान दो तो कुल मिला के 6 पोजीशन बनेगी जहां पर आप वस्तु रख सकते हैं। देखो, एक बनेगी इन्फिनिटी पे। भाई अगर मैं आपसे कह दूं कि कनकेव मिरर के सामने एक वस्तु इन्फिनिटी पे है तो पहली पोजीशन है। एक पोजीशन क्या हो सकती है बच्चे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में हो। एक पोजीशन हो सकता है कि सीधे सेंटर पे ही हो। एक पोजीशन है सेंटर और फोकस के बीच में, एक फोकस पे और एक फोकस और पोल के बीच में। तो कुल मिला के आपके पास में 6 पोजीशन है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो पेपर में क्या क्वेश्चन पूछेगा पहले वो समझो आप। आंसर तो बहुत दूर की बात है, आंसर पर हम जाएंगे बहुत देर में। पहला हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्या हो गया भाई से, सारे काम आज ही होंगे, ठीक है। अब मान लो कि पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, बताइए कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर रखी है, ठीक है। हाँ बजेंद्र जी लाइव है क्लास, बिल्कुल मुकेश भाई लाइव है। तो आपसे कह देगा कि कॉनकेव मिरर के सामने एक वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, वक्रता केंद्र पे है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर पे है। तो सेंटर का मतलब बच्चे कि तीसरे वाली पोजीशन की बात कर रहा है वो, बस आपको नंबर ध्यान रखना है। आपसे कह देगा कि कॉनकेव मिरर के सामने एक वस्तु इन्फिनिटी पर है, तो किस नंबर की बात कर रहा है वो, 1 नंबर की। कॉनकेव मिरर के सामने एक वस्तु फोकस और पोल के बीच में है, फोकस ये रहा, पोल ये, यानी वो छठे वाली पोजीशन की बात कर रहा है। कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो 5वें की बात कर रहा है। सेंटर और फोकस के बीच में तो 4th की, और सेंटर और इन्फिनिटी के बीच की बात कर रहा था दूसरे की। तो कुल मिला के 6 पोजीशन आपके पास हैं जहां पर आप कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। इन 6 में से किसी एक पोजीशन के बारे में आपको बताएगा वो कि कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, तो बताओ उसकी इमेज, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कहां रख दिया ये तो आप तुरंत देख लेंगे, इमेज कहां बनेगी मैं आपको बता रहा हूं कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि जो मैंने सर्कल बनाया है, सर्कल आपको बता रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति की, ऑब्जेक्ट है कहां, वस्तु की स्थिति के बारे में बता रहा है ये। यानी कि वस्तु की स्थिति कैसे बता रहा है कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट फोकस पे है, यानी किस नंबर की बात की जा रही है पेपर में, 5वें नंबर की। अब देखो इमेज कैसे बनेगी, ये चुटकियों का काम है, आप बड़े जल्दी बता देंगे आराम से, किसी भी बीएससी एमएससी वाले बच्चे से भी फास्ट। बस थोड़ा सामने देखते रहना। देखो बच्चे, ऑब्जेक्ट वस्तु कहाँ कहाँ रखी है वो मैंने सर्कल से बनाया, इमेज कहाँ बनेगी उसे बनाऊंगा बच्चे मैं किससे, बॉक्स से। तो पहले लिखा रहा हूं यहाँ एफ पर, दूसरा बीच में, तीसरा सी पर, चौथा बॉक्स बीच में, 5वां इन्फिनिटी पर, यहां पर जगह खत्म हो गई, छठा यहां। जितने भी क्वेश्चन कनकेव मिरर के बन सकते हैं वो सब आपके सामने है, बस मैं आपको ना ढूंढना सिखाऊंगा। अब कनकेव मिरर में जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे इमेज वाले, सारे के सारे आपके सामने हैं, केवल इस गोले और डब्बों के अंदर ही। देखो कैसे ढूंढेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ कि डब्बे का मतलब क्या है। पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब जो है, इमेज है बॉक्स और ऑब्जेक्ट है सर्कल। अब देखो क्वेश्चन करेंगे हम चुटकियों में कैसे, देखो अब मैं आपसे बोल रहा हूं पेपर में क्वेश्चन आ गया, अब वहां से ढूंढेंगे हम सारे क्वेश्चन। कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण की बात की पेपर में, उसने कहा कि कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखा हो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये पेपर में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा क्या आया कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलो यहाँ आ जाओ, चुटकियों में क्वेश्चन होगा। देखो उसने कहा कि कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है बच्चे, फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे, सर्कल। तो ऑब्जेक्ट फोकस पे है, फोकस कहाँ लिख रहा है, ये रहा फोकस। तो फोकस पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि सर्कल का नंबर ढूंढ लो, तो कौन सा नंबर है, 5 नंबर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है यानी कि वो 5वें नंबर की बात कर रहा है, तो 5वें नंबर की इमेज भी क्या बनेगी बच्चे, 5वां नंबर, यानी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। आई बात समझ में। कॉनकेव मिरर के सामने एक वस्तु फोकस पे, फोकस ये लिख रहा है, तो फोकस पे वस्तु है तो वस्तु होती है सर्कल, 5वां नंबर। तो 5 नंबर का इमेज बनेगी 5 नंबर का बॉक्स,
तो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। हाँ नया चैप्टर है बिल्कुल भाई मुकेश भाई, एक एक चैप्टर मैंने आपकी क्लास में डलवाया है, क्योंकि बच्चे कह रहे थे पेपर आ रहा है एनटीपीसी का, तो उसके बाद ये अब वो एक चैप्टर आप खुद से कर लेना फटाफट, और ये लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे हम, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो इमेज कहाँ बनी आपकी, इन्फिनिटी पर, अनंत पर। वस्तु अगर फोकस पे है तो प्रतिबिंब क्या बनेगी बच्चे, अनंत पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र पर है। वस्तु कहाँ पे बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वक्रता केंद्र पे। अगर बच्चे वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी। वस्तु कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है वस्तु बच्चे, अगर है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 3 नंबर, तो 3 नंबर की इमेज बनेगी, 3 नंबर, वो भी कहाँ बन रही है, यहीं पे ही। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, वक्रता केंद्र पे हो, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो कितना आसान है देखो उससे निकालना। अब हम सारे क्वेश्चन निकालते हैं 1 बाई 1। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बताओ कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। हेमराज पाल जी क्वेश्चन बताओ। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के सामने अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, तो मैं आपके लिए सुविधा के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, हालांकि जरूरत नहीं है अब लिखने की, कि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है सेंटर और फोकस के बीच में, तो उसकी इमेज, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपको बताना है। हाँ भाई पूरा कंप्लीट फिजिक्स कराएंगे, कल मैंने सिलेबस बता दिया है क्या क्या कराऊंगा मैं, ठीक है, इस बैच में। देखो बच्चे अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कि ऑब्जेक्ट है सेंटर और फोकस के बीच में, तो सेंटर ये लिखा, फोकस ये लिखा, तो सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे, अपना सर्कल। तो सेंटर और फोकस के बीच में वस्तु रखी है, तो वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट है सर्कल, यानी कि 4 नंबर की बात कर रहा है वो, तो 4 नंबर की इमेज क्या बनेगी, 4 नंबर का डब्बा। तो इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज बनेगी सेंटर और इन्फिनिटी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। बहुत बढ़िया नेहा वर्मा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। नहीं गलत है तुम्हारा आंसर, दीपक कुमार का सही है, साहिल का सही है, रूबी। सर आज क्लास लेट ऑनलाइन आई, नहीं भाई 1 बजे स्टार्ट हो गई थी। पुनीत तोशेर, ओमीपाल, पुरुषोत्तम, स्नेहा, दीपक, गर्वित, प्रदीप सारस्वत, मुकेश भाई, अक्षय प्रताप, विवेक, दीपक, अमनदीप, प्रीति, राजू। बहुत बढ़िया, सबका बिल्कुल सही है, ज्यादातर बच्चों का सही है। आपको मैंने बोला कि बच्चे ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में, क्या आपको दिख नहीं रहा क्या, सेंटर ये रहा, फोकस ये रहा, उसके बीच में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या देखना है, सर्कल। तो सेंटर और फोकस के बीच में 4 नंबर है, तो 4 नंबर की इमेज बनेगी। 4 नंबर कहाँ बन रही है, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। अच्छा कई बार रिंकू मैंने, ठीक है आपका भी भाई, कई बार बच्चे करता क्या हो पेपर में, आपसे बोल देगा कि ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर और फोकस के बीच में, कौन सा नंबर है, 4, तो 4 नंबर की इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर इन्फिनिटी के बीच में। पर वो सेंटर इन्फिनिटी ना लिख के लिख देगा वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से परे। भाई आप एक चीज बताओ, सेंटर इन्फिनिटी का मतलब ये तो हो गया वक्रता केंद्र से परे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी लिख देता है वो, कई बार वो सेंटर एंड इन्फिनिटी भी लिख देता है के बीच में, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से परे भी लिख देता है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट मैं सारी चीजें बता देता हूं आपको। अब आपको अगर दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताना। देखो अब हम करते हैं सारे क्वेश्चन चुटकी में फटाफट 1 बाई 1। कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट होता है सर्कल, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट 1 नंबर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे 1 नंबर, सब बच्चे मन में आंसर देखते रहना, जो आपका मैच नहीं करेगा मेरे वाले से बताना। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है 1 नंबर, तो 1 नंबर की इमेज बनेगी कहाँ, फोकस पे, यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज बनेगी फोकस पे। ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में 2 नंबर, अगर सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है 2 नंबर, तो 2 नंबर की इमेज बनेगी 2 नंबर, कहाँ बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट सेंटर पे 3 नंबर, इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर पे। ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में 4 नंबर,
इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट फोकस पे है 5 नंबर, इमेज कहाँ बनेगी बच्चे, इन्फिनिटी पर। क्या पांचों बातें समझ में आई कि नहीं आई? ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सर्कल का नंबर देखो, वही झुका तू नंबर देखो डब्बे का कि इमेज कहाँ पर बन रही है। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बिल्कुल आखिरी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कनकेव मिरर के सामने बच्चे अगर ऑब्जेक्ट रखा फोकस और पोल के बीच में, तो कौन सा नंबर है, 6 नंबर। अगर कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो उसकी इमेज बनेगी एक तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। जो आप अपने घर में मिरर है ना, प्लेन मिरर आपके घर में समतल दर्पण, उसमें जो आपकी इमेज दिखती है ना, मिरर के पीछे बोलते हैं हम उसे, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। ठीक है, तो ये इमेज कहाँ बनेगी बच्चे हमारी, ये वाली बन रही है बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, आपको भी एक छोटी सी बात पता चली कि ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, ये पता चला। आपको ऐसा लग रहा है, आपको एक बात और पता चल गई कि जो इमेज बनेगी वो उल्टी होगी या सीधी होगी, वो इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी। देखो, जो डब्बे मैंने लाइन के नीचे बनाए उसकी वजह यह है कि आपको पता चल जाए कि सारी की सारी इमेज इन्वर्टेड, उल्टी, इन्वर्टेड, ये सब के सब उल्टे प्रतिबिंब हैं। और ये बच्चे इमेज कैसी है आपकी, इरेक्ट, सीधी। सीधा प्रतिबिंब। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई इमेज उल्टी है तो आप एक लाइन अपने आप से लिख देना कि अगर इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है, तो 100% होगी रियल, वास्तविक। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। और रियल इमेज का मतलब बच्चे ये होता है कि वो इमेज रियल कहलाती है हमारी जिस इमेज को आप स्क्रीन पर, पर्दे पर प्राप्त कर सकें। जिस इमेज को आप स्क्रीन पर, पर्दे पर प्राप्त कर सकें, वो बच्चे हमारी कहलाती है, कौन सी इमेज कहलाएगी बच्चे हमारी, वो हमारी कहलाएगी जिस इमेज को हम स्क्रीन, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वो रियल कहलाती है, जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सके। लेकिन अगर इमेज सीधी है तो कहलाती है वर्चुअल, आभासी। यानी आप इसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते ये इमेज, वो केवल आप इसका आभास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं मिरर में, लेकिन इसे आप स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। तो वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं उतारा जा सकता है, रियल इमेज को स्क्रीन पर उतार सकते हैं। ठीक है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ पे, सेंटर पे, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, आपको दिख रहा है 3 नंबर की इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर पे ही बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी, रियल, उल्टी वास्तविक, इन्वर्टेड रियल। ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि ऑब्जेक्ट रखा फोकस पे, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर, उल्टी वास्तविक। तो सर्कल और गोले बस कुछ नहीं करना, बस लाइन से ऐसा लिखना है, पहले पी लिखना, पोल, फिर से कुछ दूरी पे फोकस, फिर सेंटर, फिर इन्फिनिटी पर नंबर डालना है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर बीच में, ऊपर बीच में, ऊपर बीच में, फिर ऐसे डब्बे 1 2 3 4 5, जगह खत्म, छठा इधर, इमेज फिर अपने आप से इधर 1 2 3 4 5 इधर लिख देना, 6 आ जाएगा। अब फटाफट बता देंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसकी इमेज, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये आप मुझे बताएंगे। आप मुझे बताओ कि कनकेव जो मिरर है, अवतल जो दर्पण है, इसके सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए। कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख दूं कि सीधी इमेज प्राप्त हो। तो कनकेव मिरर से, अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, ये आपको बताना है। कनकेव मिरर से अगर सीधी इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, बताओ। कॉनकेव मिरर से सीधी इमेज अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, कॉनकेव मिरर से सीधी इमेज प्राप्त करनी है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखें। कृष्णा यादव जी, महागलत है आपका, क्या बता रहे हैं आप, कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो। इमेज सीधी चाहिए भाई, कृष्णा यादव को समझ में नहीं आ रहा, गलत दे रहा आंसर। मुकेश भाई तो कितना बढ़िया आंसर दे रहे हैं, दिलीप, नेहा वर्मा, आरोही, गर्वित, अमनदीप, कितना बढ़िया आंसर दे रहे हैं भाई। एक चीज बताना, कृष्णा यादव जी, थोड़ा दिमाग खोलो और पॉलिटिक्स से कमेंट करने से, पॉलिटिक्स से दूर रहो। ठीक है, तो तभी वो बात आएंगी समझ में आपको। जी आपको कैसे पता चला, मुझे पता है। कनकेव जो मिरर है, मैंने कहा कि इसे सीधी इमेज प्राप्त करनी है, सीधी, तो सीधी इमेज सारी तो उल्टी है। इमेज क्या होती है बच्चे, बॉक्स होता है, डब्बा होता है, लिख भी रखा है कि बॉक्स जो है वो इमेज है। तो सीधी इमेज तो केवल एक ही है यहाँ पे, रिंकू, दिलीप,
हाँ, अब कृष्णादेव जी का सही है शायद, ये मुझे लग रहा है किसी और क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे ये तो। ये सॉरी भाई अगर आप किसी और का दे रहे थे पहले तो सीधी इमेज तो बच्चे ये वाली है, ठीक है। अब सीधी इमेज है ये वाली, तो ये वाली कौन से नंबर की इमेज है 6। तो अगर इस वाली इमेज को आपको प्राप्त करना है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए आपका 6 नंबर, कहाँ होना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में। यानी अगर आप कनकेव मिरर से सीधी इमेज प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी इमेज फोकस और पोल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। हाँ मुकेश कुचेरिया जी आपका सही है, विनोद का भी सही है, और ये अक्षय प्रताप भाई आपका गलत है, फोकस और पोल है वो उसका नाम। शंकर कुमार यादव जी का बिल्कुल ठीक है। दीपक कृष्णा ने बाद में सही कर दिया, मोहित कुशवाहा, रिंकू, ओमीपाल, बहुत बच्चों ने जो दिया सबका यात्रा का ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज समझना कि कनकेव मिरर के बच्चे अगर आप नजदीक खड़े हैं ना, नजदीक कहीं तो है ये पोल किसको नजदीक पॉइंट फोकस है, यानी अगर आप कनकेव मिरर के नजदीक खड़े हैं यानी पोल और फोकस के बीच में है तभी आपको सीधी इमेज प्राप्त होगी। अदरवाइज आप बच्चे फोकस से लेके कहीं भी खड़े हो जाओ केवल उल्टी इमेज ही प्राप्त होगी, ठीक है। यस ओम प्रकाश सैनी जी बिल्कुल बढ़िया, पुरुषोत्तम, हाँ मुकेश भाई ठीक है आपका, आप तो तेज हो। अब बच्चे आपको लग रहा होगा कि हमें दो बातें पता चली केवल इस डायग्राम को देखकर, एक तो ये पता चला कि ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज कहां पर बनेगी, और एक ये पता चला कि इमेज उल्टी है कि सीधी है। नहीं, आपको एक बात और पता है जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे, वो देखो क्या, आप इससे बच्चे साइज भी बता सकते हैं कि जो मेरी इमेज बनेगी, मतलब जिस वस्तु की इमेज बन रही है, भाई इमेज तो किसी की बनेगी ना, किसी ऑब्जेक्ट की, तो जो इमेज बन रही है वो उल्टी है सीधी है, पता चल गया। वो कहाँ बनेगी पता चल गया। जो इमेज बन रही है वो जिस वस्तु की बन रही है, जिस ऑब्जेक्ट की बन रही है उसके बराबर है, उससे छोटी है, उससे बड़ी है। आप ये भी बता सकते हैं कि जो इमेज है वो जिस ऑब्जेक्ट की इमेज है उस ऑब्जेक्ट से बड़ी है, छोटी है, उसके बराबर है। देखो वो भी बता दोगे आप कैसे, चुटकियों में। उसके लिए मैंने यहाँ पे तरीका बनाया आपके लिए, देखो ये ले लेते इस बार पेन। देखो बच्चे अगर आप सेंटर पे खड़े हैं, सेंटर पे, तो इमेज आपकी कहाँ बन रही है सेंटर पे, तो जहाँ पे आप खड़े अगर इमेज वहीं की वहीं बन रही है तो वो इमेज होती है बच्चे सेम साइज की, ये बनेगी सेम साइज इमेज, समान आकार का प्रतिबिंब। आप कहेंगे सर सेम साइज का मतलब क्या है, सेम साइज का मतलब ये है कि अगर आप सेंटर पे खड़ी है वस्तु 10 सेंटीमीटर की तो इमेज भी उसकी 10 सेंटीमीटर की होगी। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु खड़ी है तो ठीक समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। यानी ये वाली जो इमेज आपको दिख रही है ये ठीक उतनी बड़ी है जितनी बड़ी वस्तु है। अब देखो जो 3 नंबर से बच्चे बड़े डब्बे हैं इसका मतलब है कि इमेज बड़ी बनेगी, 3 नंबर छोटे डब्बे हैं यानी कि इमेज बनेगी छोटी। तो ये जो इमेज बन रही हैं ये बच्चे ऑब्जेक्ट से बड़ी हैं, तो सबसे बड़ी इमेज तो बन गई ये लार्जेस्ट। अभी समझा दूंगा, ध्यान सुनते रहना। ये वाली इमेज क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट से छोटी है, सबसे छोटी कौन सी है ये वाली स्मॉलेस्ट। और कितनी छोटी है बच्चे, पॉइंट साइज की, बिंदु के आकार की। अब बड़े ध्यान समझना बात को, कॉनकेव मिरर के सामने अगर आप बच्चे कहाँ पे खड़े होगे, इन्फिनिटी पर, कौन सा नंबर है 1 नंबर। तो अगर आप बच्चे इन्फिनिटी पर खड़े हैं 1 नंबर तो आपको एक बात पता चल गई, आप खड़े हैं इन्फिनिटी पर 1 नंबर, आपकी इमेज कहाँ बनेगी फोकस पे, क्लियर है ये 1 नंबर की इमेज, 1 नंबर का डब्बा। दूसरा जो इमेज बनेगी बच्चे वो कैसी होगी, उल्टी होगी, उल्टी है तो कैसी होगी, रियल वास्तविक होगी, स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते। और कितने साइज की बनेगी, बिल्कुल पॉइंट साइज की, बिंदु के आकार की बनेगी, सबसे छोटी इमेज होगी ये। अच्छा आप खड़े हैं बियॉन्ड सेंटर यानी कि सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, कौन सा नंबर है 2, तो 2 नंबर वाली बच्चे इमेज कहाँ बनेगी, आपको दिख गया जी 2 वाली बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में 2 नंबर वाली। कैसी बनेगी सर जी, उल्टी बनेगी। साइज क्या होगा, 3 नंबर से छोटा डब्बा है, इमेज बनेगी छोटी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, इमेज सेंटर पे ही बनेगी, उल्टी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में 4 नंबर, इमेज बनेगी सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, बड़ी बनेगी, उल्टी बनेगी। ऑब्जेक्ट फोकस पे 5 नंबर, इमेज इन्फिनिटी बनेगी, उल्टी बनेगी, सबसे बड़ी बनेगी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी सभी को। अच्छा अब 6 नंबर वाली इमेज पे आ जाते हैं। इसका जो बच्चे साइज है ना, अगर आप कनकेव मिरर के नजदीक हैं, ये एक इमेज होगी सीधी और साथ में होगी बच्चे बड़ी, लेकिन सबसे बड़ी नहीं होगी। मान लो ये ऑब्जेक्ट 7-8 सेंटीमीटर का है तो 12-15 की बन गई, क्योंकि सबसे बड़ी इमेज है ये वाली। तो ये क्या बनेगा बच्चे, साइज क्या होगा, इमेज होगी लार्जर नॉट लार्जेस्ट, यानी हिंदी में लिखेंगे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब लेकिन सबसे बड़ा नहीं। यानी इमेज बड़ी तो होगी ऑब्जेक्ट से पर सबसे बड़ी नहीं होगी, इमेज होगी लार्जर नॉट लार्जेस्ट, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब लेकिन सबसे बड़ा नहीं। इमेज लार्जर तो है लेकिन लार्जेस्ट नहीं है। तो इन 3 टाइप के क्वेश्चन में आपको गुमराह करता है पेपर में।
कनकेव मिरर के सामने कहाँ खड़े हो जाएं कि इमेज उतनी ही बड़ी बने? दिमाग में आ गया होगा, सेंटर पे खड़े होंगे। मीनू कुमारी, सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर आप खड़े हैं सेंटर पे, इमेज कहाँ बनेगी बच्चे? सेंटर पे। क्लियर? कहाँ खड़े हो जाएं कि इमेज सीधी बने? पोलर और फोकस के बीच में खड़े होंगे तो सीधी बनेगी। कहाँ खड़े हो जाएं कि सबसे छोटी इमेज बने? इन्फिनिटी पे खड़े हो जाओ, इमेज बनेगी फोकस पे बिल्कुल पॉइंट के बराबर। ठीक है? नंद कुमार गुड आफ्टरनून, एम आई लेट टुडे? यस, यू आर वेरी लेट। द टाइम ऑफ दिस क्लास, टाइमिंग ऑफ दिस क्लास इज फ्रॉम 1 PM to 2:30 PM एंड इट्स अराउंड 2 PM, तो आप 1 आवर लेट हैं। ठीक है? उसके अलावा बच्चे मैंने आपको क्या बताया? इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बनेगी पता चल गया, छोटी है, बड़ी है, उल्टी है, सीधी है, सारी बातें आपको क्लियर हो गई है। अब जो बच्चा शुरू से क्लास देख रहा है मुझे बताओ उसे किस जगह पे दिक्कत है? पूरा कनकेव मिरर मैंने आपको कंसेप्चुअल आपके सामने छाप दिया है। अब मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ठीक है? क्या किसी बच्चे ने अब से पहले इतना सिंपल तरीका कनकेव मिरर का पढ़ा है, इमेज फॉर्मेशन का? अब मैं बताता हूँ स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सब्जेक्टिव पेपर होता है, कॉपी चेक होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ता है। कुछ NDA वाले बच्चे भी, छोटे बच्चे भी जुड़े हैं अपने साथ में, तो वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। पिछली बार हमने क्लास में NDA में 12-13 क्वेश्चन आए थे GS वाले सेक्शन में, 10-11 क्लास के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे वो। ऐसा नहीं पढ़ा ना? देखो चलो, अब एक क्वेश्चन आप मुझे बताओ कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो कनकेव मिरर है, कनकेव जो मिरर है बच्चे, अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो अवतल दर्पण है ये कैसी इमेज बनाता है? अरे रे रे रे, बच्चे मान जा, बस हो गया सब। बस देखो, कनकेव जो मिरर है बच्चे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कैसी इमेज बनाता है, ओनली इरेक्ट केवल सीधी, ओनली इनवर्टेड केवल उल्टी, इरेक्ट एंड इनवर्टेड बोथ टाइप, उल्टी और सीधी दोनों तरीके की, तो आपका आंसर क्या सही होगा? अवतल दर्पण केवल सीधी इमेज बनाता है, केवल उल्टी बनाता है, सीधी और उल्टी दोनों तरीके की बनाता है, कौन सा सही है? वो किस करे से मैंने क्लास 20 से स्टार्ट किया था, पर मेरे को सारा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल नया वर्मा ने सबसे पहला आंसर दिया, बाकी बच्चे अपना कमेंट करते रहना। तो आपको पता चला कि ये सही है कि कनकेव मिरर जो है ये सीधी और उल्टी दोनों टाइप की इमेज बना सकता है। वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज सीधी बन जाएगी, अदरवाइज आपकी इमेज कैसी बनेगी बच्चे? उल्टी बनेगी। ठीक है? अच्छा चलो, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट गलत, ये भी गलत, तो सही स्टेटमेंट ये है अपने पास में। ठीक है? क्लियर होगी बात? चलो, उसके बाद में एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, वो ये कि बच्चे जो कनकेव मिरर है अपना, अवतल दर्पण, इसमें जो इमेज बनेगी, ये जो इमेज बनाता है, जो प्रतिबिंब बनाता है, ये इमेज डिमिनिश्ड छोटी बनाता है, मैग्नीफाइड बड़ी बनाता है, या सेम साइज की बनाता है, या ऑल टाइप सभी तरीके की बना सकता है? तो कनकेव मिरर छोटी इमेज बनाता है, बड़ी बनाता है, सेम साइज की बनाता है, सभी टाइप की बनाता है, ये बताएंगे अगला क्वेश्चन। दीपक कुमार का सही आंसर आया इस बार। कृष्णा यादव बहुत बड़े। देखो, कनकेव मिरर बच्चे सीधी इमेज, छोटी इमेज भी बना सकता है, बड़ी भी बना सकता है, सेम साइज की भी, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल टाइप की। तो कनकेव मिरर जो होता है ये सभी टाइप की इमेज बना सकता है, छोटी भी बना सकता है, बड़ी भी बना सकता है। ठीक है? सभी टाइप की। अब मैं थोड़ा सा ये आसान क्वेश्चन थे इसलिए मैंने आपके कमेंट पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा, ये आप मुझे बताएंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉनकेव मिरर? निम्नलिखित में से अवतल दर्पण के लिए कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से अवतल दर्पण के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला है
concave mirror can form erect and magnified image। अवतल दर्पण सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। concave mirror can form inverted and same size image। अवतल दर्पण उल्टी और समान आकार का प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बना सकता है। तीसरा, कनकेव मिरर कैन फॉर्म इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। अवतल दर्पण सीधी और छोटी इमेज बना सकता है। डी है ऑल आर करेक्ट, सभी सही हैं। ऑल आर करेक्ट, सभी सही हैं। देखो पहला आप देखेंगे, पहला मैंने लिखा, हिंदी वाले सुनेंगे। क्वेश्चन क्या कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कनकेव मिरर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवतल दर्पण के लिए सत्य है। पहला इसने बोला कि अवतल दर्पण सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। दूसरा इसने लिखा कि अवतल दर्पण उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बना सकता है। तीसरा लिखा कि अवतल दर्पण सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना सकता है। डी लिखा सभी करेक्ट हैं। तो आपका आंसर क्या होगा बताओ। अभी तक किसी का सही नहीं आया मेरे पास आंसर, जितने भी दिया है, चाहे वो रिंकू मीन्स हो, शिवराज ध्रुवे हो, मुकेश कुचरैया हो, मुकेश भाई हो, पुरुषोत्तम, नेहा, ओम प्रकाश, नंदल कुमार कल को ठीक आया है। वेरी गुड नंदल। मोहित कुशवाहा, विनोद, पुरुषोत्तम। देखो एक चीज बताओ मुझे, इसने कहा पहले स्टेटमेंट कि कनकेव मिरर सीधी और बड़ी प्रतिबिंब बना सकता है, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो बिल्कुल सही है भाई, ये आप देख तो लो। कनकेव मिरर ने जो ये वाली इमेज बनाई थी, सीधी वाली इमेज, ये इमेज बच्चे सीधी भी थी और लार्ज भी, बड़ी भी थी। भाई लार्ज भी है ना, वस्तु से बड़ी है। तो कनकेव मिरर ने सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाया, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कनकेव मिरर जो है बच्चे आपका, ये उल्टी और सेम साइज की इमेज भी बना सकता है। जैसे कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे इमेज बनेगी सेम साइज की और उल्टी, ये भी सही है। लेकिन बच्चे याद रखना, कनकेव मिरर सीधी जो इमेज बना सकता है ना, वो केवल बड़ी बना सकता है। उल्टी जो इमेज है वो छोटी बड़ी सेम साइज की सब हो सकती हैं, लेकिन कनकेव मिरर सीधी इमेज को छोटी नहीं बना सकता। अगर आप सी ऑप्शन देखें, गलत है ये वाला ऑप्शन है आपका गलत। तो आपका आंसर होगा ए एंड बी। ये मैंने जान पूछ के ऐसा रखा कि आपको पूरी बात समझ में आई कि नहीं, है केवल ऑप्शन के हिसाब से कर रहे हैं आप क्वेश्चन। ए एंड बी दोनों सही हैं। भैया आप एक चीज बताओ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कनकेव मिरर सीधी इमेज बना सकता है, सही है, लेकिन सीधी जो इमेज बनाएगा ना, वो ना तो सेम साइज की बनाएगा ना छोटी बनाएगा, वो बनाएगा बड़ी, मैग्नीफाइड। ठीक है, तो कनकेव मिरर सीधी और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, सीधी और बड़ी। ए और बी सही है, सी ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो कनकेव मिरर में ये तो याद रखना कि सीधी उल्टी छोटी सब टाइप की इमेज बना सकता है, लेकिन सीधी वाली इमेज जो बनेगी वो केवल बड़ी ही होगी, वो सेम साइज की छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, उल्टी जो इमेज है वो सब तरह की हो सकती है। अगर आपने देखा हो, उल्टी इमेज तो सेम साइज की भी बना रखी है इसने, बड़ी भी बना रखी है, पॉइंट साइज की भी बना रखी है। तो उल्टी में तो सारी वैरायटी मिल जाएंगी, लेकिन सीधी में एक ही वैरायटी मिलेगी कि वो कैसी होगी, बड़ी होगी, इन लार्ज होगी। ऑप्शन से फंसा दिए सर, तो कॉन्सेप्ट इसे क्लियर है ना, तो ऑप्शन से फंसेगा ही नहीं वो, उसे साफ साफ दिखेगा। पहला भी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सर जी, दूसरा भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही तरीके से मैं लिख देता हूँ, विच स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। कौन सी एक स्टेटमेंट या एक से अधिक कथन सत्य है। अब ये बन गया। ठीक है, आई बात समझ में सभी को? अरे क्लियर हो रही है बातें? हम्म, ओके वेरी गुड। अब लिखेंगे बच्चे हम, मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर, दर्पण की
आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता। अरे नंदल भाई, इतनी बड़ी बातें मत करो, कोई नहीं। मैग्निफिकेशन ऑफ ए कनकेव मिरर, दर्पण की आवर्धन, देखो पहले आप आवर्धन क्षमता समझो, ये मैग्निफिकेशन क्या है, फिर उसके बाद हम कनकेव कॉन्वेक्स की तो बात बाद में कर लेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई मैं 6 फीट का हूं, मेरी लंबाई 6 फीट है, और मैं किसी मिरर के सामने गया और उसके अंदर मुझे अपनी लंबाई दिख रही है 12 फीट की, यानी अपनी लंबाई से दुगनी, वो मेरी इमेज बना रहा है पर मेरे से दुगने साइज की बना रहा है, तो मैं कहूंगा इसकी मैग्निफिकेशन 2 है। गोल्डन कुमार सर, मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। अच्छी बात है भाई, बढ़िया है, पढ़ाई करो। तो उसकी मैग्निफिकेशन आप बोलेंगे 12 फीट, मतलब 2, मतलब आप 6 फीट के हैं, मिरर आपको 12 फीट का दिखा रहा है, तो आप कहेंगे जी उसकी मैग्निफिकेशन हो गई 2। आप 6 फीट के हैं, एक मिरर ने आपको दिखा दिया 30 फीट का, मान लो 5 गुना लंबाई, 6 का 30 दिखाया, तो उसकी मैग्निफिकेशन 5। तो मैग्निफिकेशन जो होती है ना किसी मिरर की, एक्चुअल में आपको ये बताती है कि वो मिरर जो है, वो दर्पण जो है, आपको कितने गुना बड़ा दिखाएगा, कितने टाइम्स दिखाएगा। मान लो मैं 6 फीट का हूं, एक मिरर ने मुझे दिखाया 3 फीट का, मेरी लंबाई आधी दिखाई, तो उसकी मैग्निफिकेशन हो गई हाफ, क्योंकि उसने मुझे कितना गुना दिखाया, हाफ टाइम्स दिखाया, आधा गुना दिखाया। तो मैग्निफिकेशन जो होती है, इसका इसमें जो भी वैल्यू होगी, उससे तुरंत आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एक मिरर की मैग्निफिकेशन 2.5 है, वो 5 फीट की वस्तु को कितना फीट का दिखाएगा। आप कहेंगे वस्तु 5 फीट की है, मैग्निफिकेशन कितनी है उसकी 2.5, तो 2.5 गुना बड़ा दिखाएगा, तो कितना आ जाएगा 12.5। तो क्योंकि 5 फीट का व्यक्ति है, 2.5 गुना दिखाना है, तो 5 में 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 की, तो 12.5 आएगा, 12.5 आ जाएगा। तो पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप चुटकियों में कर लेंगे अगर आपको पता हो। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया था CDS में, वो देखेंगे। मैग्निफिकेशन को लिखते हैं M से, इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसे हम लिखेंगे HI से, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मैग्निफिकेशन का, HI/HO। आप खुद देखो, अगर बच्चे इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर है, कट के 1 आएगा, यानी मैग्निफिकेशन 1 कब आ सकती है, जब आप उतनी बड़ी दिखे। आप तो मान लो बच्चे 6 फीट के, इमेज बनी 12 फीट की, तो 6 से 12 को 6 से काटेंगे तो 2 आएगा, तो मैग्निफिकेशन 2 आ गई ना, क्योंकि आपको 2 गुना बड़ा दिखा रहा है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया HI/HO। ठीक है, ओके। एक फॉर्मूला और है इस मैग्निफिकेशन का, वो ये है बच्चे, M = -V/U। अब ये V क्या है और U क्या है बच्चे, यहाँ पे U का मतलब है कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितना आगे रखा है, U का मतलब है ऑब्जेक्ट की दूरी, वस्तु की दूरी, और V का मतलब है इमेज, प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है। तो जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ये वाला फॉर्मूला तब समझ में आएगा, अभी लिख लेंगे। U का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, दर्पण से वस्तु की दूरी। V है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और हिंदी वाले बच्चे साथ साथ लिखा करो, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी V है प्रतिबिंब की दूरी, U है वस्तु की दूरी। ठीक है, अच्छा। तो मैग्निफिकेशन का फिलहाल ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब एक क्वेश्चन यहाँ समझना, अरे बच्चे हमारी जो मैग्निफिकेशन है ना, ये 2 टाइप की हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अगर आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो आपको शो करते हैं कि इमेज सीधी है, सीधी है तो कैसे होगी, साथ में वर्चुअल आभासी, यानी प्रतिबिंब सीधा और आभासी है, तो आवर्धन क्षमता होगी धनात्मक। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, आवर्धन क्षमता नेगेटिव है, यानी प्रतिबिंब होगा उल्टा और वास्तविक, इनवर्टेड और रियल, उल्टा वास्तविक। ठीक है, तो सीधा आभासी, उल्टा वास्तविक। ठीक है, अब यहां से हम बहुत ही सुंदर बात आपसे पूछूंगा अभी, तो एक बार आप इसे लिख लेंगे कि अगर आवर्धन क्षमता धनात्मक है, पॉजिटिव लिख रखी है पेपर में, तो यानी कि वो सीधी इमेज बनेगी। या कई बार ऐसा लिख देगा पेपर में कि इमेज आभासी बन रही है,
तो अपने आप समझना है कि वर्चुअल आभासी है तो यानी कि इमेज सीधी होगी, तो m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वो कई बार कह देगा कि 3 गुना बड़ा उल्टा प्रतिबिंब 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, 3 गुना वास्तविक। तो मैग्निफिकेशन 3 तो है पर वो नेगेटिव है, क्योंकि रियल का मतलब है कि उल्टी इमेज, तो मैग्निफिकेशन आएगी -3। अब देखो, अब आपको थोड़ा सा समझ में ज्यादा आएगा। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं आपसे बोल दूं कि कोई मिरर है, इसकी मैग्निफिकेशन है +2.5, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? अगर किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता +2.5 उस पर लिखा हुआ है, कोई मिरर आपने देखा, उस पर एक चिट चिपकी हुई है, आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन 2.5 प्लस की, तो इसका मतलब क्या है? हरी कृष्ण, क्या मैं लाइव हूँ? हाँ भाई लाइव हो रही, क्वेश्चन मत पूछा करो भाई लाइव हूँ कि नहीं, टाइम से आया करो, लाइव क्लास चल रही है आपकी। हम्म, हम्म। ऑब्जेक्ट इरेक्ट और रियल दिखाई देगा? अरे इरेक्ट और वर्चुअल, यार मुकेश क्या लिख रहे हो? सीधा अगर इमेज है तो हमेशा वर्चुअल होती है, सीधी इमेज सारा पड़ा पड़ा खो दिया है। देखो, अगर बच्चे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लिखा है एक तो उसने, तो इसका मतलब कि इमेज बनेगी सीधी, और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा वर्चुअल आभासी। अच्छा बच्चा, मैग्निफिकेशन 2.5 का मतलब क्या है? कि इमेज जो बनेगी बच्चे, इमेज का जो साइज होगा ना, वो 2.5 गुना होगा किससे? ऑब्जेक्ट से, वस्तु से। यानी अगर वस्तु 5 फीट की है तो 12.5 फीट की दिखेगी। तो मैग्निफिकेशन +2.5 का मतलब एक तो इमेज बनेगी सीधी, और कितनी बनेगी? 2.5 गुना बड़ी बनेगी। समझ में आ रही बात ये? ठीक है। रिंकू भाई 2.5 लिखा तो 2.5 गुना बड़ी बनेगी, 2 क्यों बनेगी? ठीक है। अगर मैं लिख दूं कि मैग्निफिकेशन है -1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि इमेज एक तो बनेगी बच्चे कैसी? नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? इमेज बनेगी उल्टी, वास्तविक, उल्टी और वास्तविक, इन्वर्टेड और रियल। और मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या है? कि बनेगी सेम साइज की, सेम साइज की। ठीक है, सेम साइज। तो आप ऐसे कभी भी देखकर बता सकते हैं मैग्निफिकेशन से कि ये मिरर जो है, ये उल्टी इमेज बनाएगा या सीधी बनाएगा या कितने गुना बड़ी बनाएगा, ये आप बता सकते हैं। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि जो कॉनकेव मिरर है, जो अवतल दर्पण है, हमने तो कनकेव पढ़ा आज, तो जो कनकेव मिरर है अवतल दर्पण, इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी? 1 से ज़्यादा, 1 से कम, 1 के बराबर? इनमें से कौन सी पॉसिबल है? कनकेव मिरर की जो आवर्धन क्षमता है वो 1 से बड़ी, 1 से कम या 1 के बराबर है, कौन सी पॉसिबल है? आप कहेंगे सर कनकेव मिरर तो बड़ी छोटी कैसे भी इमेज बना सकता है, तो ये सारी की सारी पॉसिबल हैं। बस याद रखना कि बड़ी छोटी बराबर तीनों पॉसिबल हैं, लेकिन मैग्निफिकेशन होनी चाहिए साथ में नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर उल्टी इमेज को ही बड़ी, छोटी या बराबर साइज की बना सकता है। हाँ, अगर मैं बोल दूं कि मैग्निफिकेशन कनकेव मिरर की अगर पॉजिटिव है, तो फिर वो 1 से बड़ी ही होगी, क्योंकि कनकेव मिरर सीधी इमेज को तो केवल बड़ा ही बनाता है, छोटा और बराबर साइज का नहीं बनाता। यानी अगर कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है। लेकिन अगर कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो फिर वो केवल 1 से बड़ी ही होगी। समझ रहे हो बात को? अगर अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, अगर अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता बच्चे नेगेटिव है, तो फिर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी, 1 के छोटी, बराबर कुछ भी हो सकती है। आपको देख लो, इमेज जो
उल्टी हैं, जो उल्टी इमेज बनाई थी मैंने, कहाँ गई वो, जो उल्टी इमेज बनाई बच्चे हमने, वो सेम साइज की भी हो सकती है, यानी मैग्निफिकेशन एक भी हो सकती है। जो उल्टी इमेज है वो बड़ी भी हो सकती है, यानी कि मैग्निफिकेशन एक से बड़ी भी हो सकती है। जो उल्टी इमेज है बच्चे, वो छोटी भी हो सकती है, मैग्निफिकेशन एक से कम भी हो सकती है। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, यानी अगर इमेज सीधी है, तो फिर मैग्निफिकेशन एक से बड़ी होगी, बराबर या कम नहीं होगी इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो फिर एक से ज़्यादा ही होगी, निगेटिव है तो कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? लास्ट वाली बताओ, लास्ट वाली ये बात समझ में आई कि नहीं आई है, जो मैंने कनकेव मिरर के बारे में स्पेशली बताया कि इफ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव then it will be greater than 1 definitely, but if magnification of concave mirror is negative then it can be either greater than 1, less than 1, is equal to 1, वो कुछ भी हो सकता है फिर। ठीक है, अरे आई नहीं आई बात समझ में यहाँ तक कि सभी को? ओके, मैग्निफिकेशन जीरो भी हो सकती है क्या? देखो ये वाली जीरो ही मान लो, इस वाली को। अगर ऑब्जेक्ट बच्चे आपका इन्फिनिटी पे रखा है ना, अनंत पे रखा है, इन्फिनिटी पे, अगर बच्चे आपका अगर ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, तो जो इमेज बनेगी ना फोकस पे, तो जो इमेज का साइज है पॉइंट के बराबर है, तो पॉइंट यानी कि जीरो ही है। ये वाली जो ये साइज है ना, ये मैग्निफिकेशन कनकेव मिरर की जीरो हो सकती है। अगर वस्तु अनंत पर रखी होगी तो इमेज बिल्कुल ही पॉइंट साइज की बनेगी, यानी लगभग जीरो ही कह सकते हैं आप उसे। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलो, अब चलते चलते एक दो बात आपको और ध्यान रखनी है, वो देखो क्या, थोड़ा एक दो टेक्निकल बातें भी ध्यान रखनी है। ये बच्चे अपना कनकेव मिरर है, ये मैंने पोल बोला था, ये फोकस, ये सेंटर, ये इन्फिनिटी। तो इसमें क्वेश्चन तो खैर ये वाला तो कर ही लोगे पहले वाला आप। अगर कई बार ये इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने बता दिया आपको, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो एक बार क्वेश्चन आया पेपर में, कनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे जाती है, मुख्य अक्ष के जो पैरेलल रे जाती है, ये मिरर पर टकरा के किस पॉइंट से पास करेगी? तो मैंने आज ही बताया कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो बच्चे किससे पास करेगी? वो फोकस को पास करेगी, ये आपको पता ही होगा, ये आज ही बताया मैंने। तो एक केस याद रखना कि अगर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर, दर्पण से परावर्तित होकर वो फोकस को पास करेगी। तो ये तो सबको पता ही है, आज हमने बहुत सारी बात, बहुत देर तक इसी की बात की कि जो भी रे पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के, तो वो मिरर, कनकेव मिरर पर टकराकर फोकस को पास करती हैं। अगले वाला आप मुझे बताओगे, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, सेकंड केस। ये बच्चा अपने पास में है कनकेव मिरर, ठीक है, ये पोल, ये फोकस, सेंटर, इन्फिनिटी। और ये याद रखना आपको कि जो फोकस होता, ये जो सेंटर होता है ना, फोकस से डबल दूरी पे होता है। अगर ये 5 मीटर पे फोकस, तो सेंटर कितने पे था? 10 पे। ये शुरू में बताया था मैंने, जो बच्चे लेट आए हैं शुरू से बाद में देख लेना क्लास। एक क्वेश्चन आया बच्चे ये वाला आपके पेपर में कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से टकरा के मिरर पर टकराए, यानी सेंटर से पास होने वाली जो रे है वो मिरर पर टकराने के बाद उसका क्या होता है, किस पॉइंट को पास करती है ये? अगर कोई रे वक्रता केंद्र को पास कर रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास कर रही हो, तो ये रे मिरर पर टकरा के इसका क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है कि अगर प्रकाश की किरण वक्र, प्रकाश की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर कहाँ निकलती है? अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर से पास हो रही हो और मिरर पर टकराए तो क्या होगा? देखता हूँ कितने बच्चों को प्लेन मिरर भी याद है पुराने जमाने का। यस, ओमी पाल ने बिल्कुल सही बोला। बच्चे अगर कोई रे सेंटर से पास कर रही है ना, तो मिरर पर टकरा के उसी पाथ पर लौट आएगी वो,
उसी मार्ग पर लौट आएगी। देखो क्यों, आपको सोचो, ये अपने पास एक प्लेन मिरर है, मान लो समतल दर्पण, इस पर रे आई टकरा के चली गई, ये बीच में बना नॉर्मल अभिलंब, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, परावर्तित रिफ्लेक्टेड रे। लाइट जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे जाती है। अगर ये एंगल 30 तो 30, 50 तो 50, 60 तो 60। लेकिन अगर रे बच्चे ये बिल्कुल इस परपेंडिकुलर टकराए मिरर के, बिल्कुल ही परपेंडिकुलर टकराए, बिल्कुल ऐसे रे, तो ये उसी पाथ पर लौट आती है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। तो उसी पाथ पर लौट आएगी। अगर कोई रे बिल्कुल ही परपेंडिकुलर टकराए सरफेस के, बिल्कुल ही लंबवत टकराए परपेंडिकुलर, तो उसी मार्ग पर लौट आती है। तो मैंने आज आपको बताया था कि जो सेंटर से पास करने वाली जो लाइन है ना बच्चे, ये एक नॉर्मल की तरह काम करती है, अभिलंब की तरह काम करती है ये। तो रे बिल्कुल ही नॉर्मल डालेंगे, बिल्कुल ही परपेंडिकुलर डालते हैं, तो उसी पाथ पर लौट आती है। तो यहाँ पर भी अगर सेंटर से लाइन गुजर रही है, आप ये मान सकते हैं कि जो सेंटर से जो लाइट गुजरेगी ना, वो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर टकराएगी, क्योंकि सेंटर से लाइन गुजरती है वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह काम करती है। तो जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो लाइट उसी पाथ पर लौट आती है। सेम ऐसे भी कह सकते हैं आप, ये वाली अगर रे मान लो सेंटर से पास कर रही है, तो ये भी ठीक इसी पाथ पर लौट आएगी, इसी पाथ पर। तो सेंटर से गुजरने वाली रेखा, सेंटर से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर टकराकर उसी पाथ पर, उसी मार्ग पर लौट आती है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो दो बातें याद रखेंगे कि अगर रे पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल, तो टकरा के फोकस से पास करेगी। या आप उल्टा भी कह सकते हैं कि फोकस से निकलने वाली रे टकरा के पैरेलल हो जाएगी। जो पहले वाला आपने पढ़ा था ना, ये इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है भाई। पैरेलल रे तो फोकस को पास कर रही है, तो फोकस से गुजरने वाली टकरा के पैरेलल हो जाएगी, ये भी कह सकते हैं आप, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, रिवर्स लॉ को फॉलो करती है लाइट। ये फोकस है, ये सेंटर, ये इन्फिनिटी। तो बच्चे पैरेलल वाली तो फोकस को पास कर रही थी। अगर मैं उल्टा पूछ लूं कि अगर कोई रे फोकस को पास कर रही हो, तो मिरर पर टकरा के उसका क्या होगा? आप कहेंगे भाई जो फोकस पर टकरा रही है उसका मिरर पर टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी वो। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, पैरेलल पास करेगी फोकस को, फोकस से गुजरने वाली टकरा के हो जाएगी पैरेलल। दोनों बातें बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई रे सेंटर को पास कर रही है, टकरा के सेंटर पे ही वापस जाएगी। इस ये वाली बात, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंटर से रे अगर गुजर रही है तो उसी बात को फॉलो करेगी। क्योंकि टीचर यहाँ पे जानना चाह रहा होता है कि क्या बच्चों को ये वाली बात तो पता होती है कि बिल्कुल प्लेन मिरर है तो लाइट बिल्कुल ही परपेंडिकुलर डालेंगे तो टकरा के वापस आ जाएगी, पर यहाँ भी तो सेंटर से गुजरने वाली लाइट परपेंडिकुलर ही होती है, ठीक है। ये मैं शुरू में समझा चुका हूँ आपको, तो इसी बात को फॉलो करेगी वापस, ठीक है। सर अगर पोल पे टकराएगी तो पोल वाली का वही है, इसके लिए कोई स्पेशल केस नहीं बनता पोल वाली के लिए, मैं बता देता हूँ वैसे आपको। देखो ये बच्चे पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, इन्फिनिटी है। अगर कोई रे बिल्कुल पोल पे जाकर टकराएगी तो उसके साथ देखो क्या होगा। आपको पता है बच्चे, सेंटर से गुजरने वाली लाइन नॉर्मल अभिलंब की तरह काम करती है, तो लाइट जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे चली जाएगी। यहाँ पे ऐसा होगा, जिस एंगल पे आई उसी पे जाएगी, अगर आई पे आई तो आई पे चली जाएगी, ये हो जाएगा बस, और क्या। पोल पे टकराने वाली के साथ कुछ स्पेशल नहीं है। पोल पे टकराने वाली इस प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे नॉर्मल की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी लाइन सेंटर से पास करती है, मैंने कहा था कि वो एक नॉर्मल अभिलंब की तरह काम करेगी, तो लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे जाएगी। तो जो लाइट पोल पे टकराएगी वो तो उसी एंगल पे निकल जाएगी, फोकस से गुजरने वाली टकरा के पैरेलल हो जाएगी, सेंटर से पास करने वाली उसी पाथ पर वापस आएगी, ठीक है। होगी बात समझ में आ गई? तो दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, कई बार इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा फिर वहां फंस जाता है। तो एक तो दो तीन बातें याद रखेंगे। एक ये याद रखना है आपको कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उल्टी है कि सीधी है कि छोटी है कि बड़ी है, ये बातें याद रखनी है। एक आपको याद रखना, शुरू में बताया था कि जो कनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग होता है, अभिसारी होता है, प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है ये। और मिरर किस पर काम करते हैं? मैंने बताया था मिरर काम करते हैं परावर्तन के नियमों पर, रिफ्लेक्शन के नियम पर, ये शुरू में हम जिक्र कर चुके हैं। फिर मैंने एक बताया था कि फोकस तक की जो दूरी होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, और सेंटर तक की दूरी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस जो है ना, ये फोकल लेंथ की डबल होती है, या आप कह सकते हैं कि फोकल लेंथ रेडियस की आधी होती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो आज पहली क्लास थी इस टॉपिक की, तो और फिजिक्स स्पेशल 4 वालों के लिए तो पहली ही थी बिल्कुल ही, तो इसे देखना भाई ध्यान से करना। फिर बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, कल मिलेंगे फिर हम।
ध्यान से पढ़ के आना, क्योंकि अब इसमें जो जितने भी क्लास आगे चलेंगे ना उन सब में यही बेस यूज होगा। अब मैं गोले डब्बों पे इतना फोकस नहीं करूंगा, सीधा बोलूंगा भाई ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन रही है, तो मैं मान के चलूंगा कि आप पढ़ के आए हैं, आपको पहले से पता है। तो सब बच्चे अगर इस क्लास को दोबारा देख लेंगे, अपने हाथ से गोले डब्बे बना लेंगे, अपने हाथ से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा केस पॉसिबल है कनकेव मिरर में, कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मजा आ गया भाई, चलो बहुत बढ़िया। मजा आना चाहिए, तभी तो आपसे इतने पैसे लिए हैं, भारी भरकम राशि प्राप्त की आपसे, इसलिए तो किया था कि मजा आए। ठीक है, चलो, गुड आफ्टरनून।